ने कहा कि अखंड भारत का सपना बिना किसी युद्ध के आम सहमति से भी संभव हो सकता है। कांग्रेस ने राम माधव की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस या बीजेपी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए और उन्हें गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वो अपने प्रोपेगेंडा में इस तरह व्यस्त हैं जैसे वो कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो। हालांकि आरएसएस की अखंड भारत दलील को आगे बढ़ाते हुए राम माधव ने जर्मनी और वियतनाम के उदाहरणों का हवाला दिया और यह भी कहा कि अगर वो एक साथ आ सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर दो जर्मनी एक साथ आ सकते हैं, अगर दो वियतनाम एक साथ आ सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है। तो आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक होना संभव है। बीजेपी नेता राम माधव ने क्यों छेड़ा अखंड भारत का जिक्र, और क्या अखंड भारत का जिक्र करना बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, आरएसएस के विचारक, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जूही सिंह है, समाजवादी पार्टी की नेता, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। और कमल मित्रा चिनॉय, आप प्रोफेसर हैं, जेएनयू में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, पहला सवाल आपसे ही है। राम माधव का जो ये बयान है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, और क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक होना संभव है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश की सुंदरता होती है कि किसी भी विषय पे बेबाकी से अपने विषय को रखना, उस पर डिस्कशन करना। तो स्वाभाविक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल में जब ये मुद्दा छिड़ा, राम माधव जी ने एक थ्योरेटिकल विषय रखा है। ये कोई पार्टी का मैंडेट या पार्टी का एजेंडा या पार्टी के मैनिफेस्टो को रखने का विषय नहीं है। ये थ्योरेटिकल विषय है, उस पर उन्होंने एक प्रपोजिशन रखा अपना। मुझे लगता है इस पे चर्चा होनी चाहिए, मगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं तो मजाक में ये कहूंगा, यहां तो जोड़ने की बात की गई है, तोड़ने की तो बात ही नहीं की गई है। जब कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, अब पूरा विश्व जो है वो एक गांव के रूप में सिमटता जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना इवॉल्व हो चुका है, तो ऐसे में अगर हम सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भूमिखंड जो कि बहुत समय से कल्चरली एक रहा है, सोशली एक रहा है, अगर वो, देखिए कंसेप्ट ये नहीं है कि क्या ये तीनों कंट्री एक बन जाएंगे। जो कल्चर एक है, क्या उनका समन्वय रहेगा इकोनॉमी में भी, तो वो तो होना ही चाहिए। मतलब पाकिस्तान बदल जाएगा, आप ये मान नहीं, मैं लोग जो पाकिस्तान को देखिए ये आपने, मैंने कहा ना, ये एक स्पेक्युलेटिव विषय है, ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, एकेडमिक डिस्कशन के रूप में देखना चाहिए इसको। आप पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखिए, ये भाजपा का विषय नहीं है। मगर उन्होंने आरएसएस के सैद्धांतिक तौर पर तो आप सहमत है ना राम माधव के इस बयान से। नहीं, देखिए मैंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल विषय ही नहीं है जो मेरी सहमति या असहमति पूछी जाए। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम जो हिंदुस्तान का बेसिक फिलॉसफी है, तो फिर पूरी दुनिया एक हो जाएगी। बिल्कुल ना, फिर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं। देखिए, मैं दो तीन चीज बताता हूं। 60 साल पहले ये भूमिखंड एक ही था। आज हम अगर पोरस बॉर्डर की बात करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा हो, वो कहते हैं कि पोरस बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर इजी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े। तो वो भी एक तरह से इंटीग्रेशन ही तो है। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी, आपकी क्या आपत्ति है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए हमारे यहाँ। नहीं, इनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं सुनने में, लेकिन सवाल ये है कि नीयत ठीक होनी चाहिए। जब आप कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोग आपके पास्ट को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले तो ये लोगों को पाकिस्तान भेज रहे थे, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं, और एकाएक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको मिलकर हिंदुस्तान में मिलाने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं वो बयान कोई नीतिगत बयान न तो आरएसएस का आया है, मैं समझता हूं, न ही बीजेपी का है, न ही प्रधानमंत्री की तरफ से है। एक तरह से इंटरव्यू के क्रम में उन्होंने जो ये लोग जुमलाबाजी करते हैं उस हिसाब से अपने बात को रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बात कहने भर से हो जाएगा, या आपने कुछ सोच समझ के ऐसा प्रपोजल रखा है। आप कल तक भारत के अंदर चुनाव लड़ते थे तो पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, चुनाव भारत में लड़ रहे, पाकिस्तान के खिलाफ भाषण देते रहे। कहीं न कहीं जो आपकी मंशा थी वो लोग जानते हैं। छोटा जवाब समझ पाता तो अगर कोई बड़ी बात कह रहे हैं तो पहले अपनी नीयत तो ठीक करिए, नीयत ठीक कीजिए, एक ड्राइव बनाइए,
नहीं, मैं प्यार हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, सुन लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटा जवाब संबित पात्रा जी। नहीं, मैं बहुत छोटे में कहूंगा, इनके पास कौन सा नियतोमीटर है, ये फट से सबकी नियत जान जाते हैं। मैंने कहा आपको कि एकेडमिक डिस्कशन है, नहीं होना चाहिए क्या, कोई जोर थोड़ी दे रहा है। एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन राकेश सिन्हा जी, सवाल मेरा ये है, ये बातें तो कोरी कल्पना नजर आती है, कहीं से भी व्यवहारिक है कि आपको लगता है जो बातें कही है राम माधव ने? देखिए, अखंड भारत की जो कल्पना है उसको आप कोरी कल्पना, यूटोपिया नहीं बोलिए। न ये कार्यक्रम है न यूटोपिया है, ये एक आइडियल है। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो बड़ा भूभाग है जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, उस भूभाग की संस्कृति में एक समरूपता रही है। उस समरूपता को पिछले 600, 700, 800 सालों में तोड़ा गया है। उस समरूपता को हम पुनः प्राप्त करें, लोगों की संस्कृति एक है, यह चेतना जागृत करें। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। पाणिनि का सेलिब्रेशन हम करते हैं। पाणिनि का जन्म पाकिस्तान में हुआ। नरसिम्हा अवतार उनका मुल्तान में हुआ, एक मुल्तान पूरी वहां बसा हुआ है। बांग्लादेश का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। श्रीलंका का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा या प्रेरित किया। तो यह एक जो तस्वीर उभरती है, वह तस्वीर एक सांस्कृतिक मिशन के रूप में उभरती है। इसलिए ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है, न कि राजनीतिक अवधारणा है। दीनदयाल उपाध्याय ने, संघ में कोई भ्रम नहीं है, दीनदयाल जी ने 1952 में एक पुस्तिका लिखी थी, अखंड भारत क्यों, और उसमें उन्होंने कहा था यह भू सांस्कृतिक अवधारणा है। इस भूभाग में एक सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना और उसके अनुरूप व्यवहार करना, उसका असर राजनीति पर हो, उसका असर भूगोल पर हो, उसका असर सामरिक स्थिति पर हो। जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं के माध्यम से राजनीति और सामरिक स्थिति को सैद्धांतिक तौर पर बहस कर ले। कश्मीर का समस्या तो हम कश्मीर की समस्या तो सुलझा नहीं पा रहे हैं सर, और आप बात कर रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो सकते हैं। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज ही एक हो जाएं। 1965 में दीनदयाल जी और राम मनोहर लोहिया ने एक संयुक्त बयान जारी करके कॉन्फेडरेशन की बात कही थी। ठीक है। आज नरेंद्र मोदी जी जब पाकिस्तान गए, जो जेस्चर दिखाया, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने का भारत का प्रयास सदा रहा है। ठीक है, ठीक है। भारत कभी साम्राज्यवादी ना था, ना है, ना रहेगा। नहीं, लेकिन केसी त्यागी कह रहे हैं कि यह बयान साम्राज्यवादी सोच की तरफ इशारा करता है। मैं उस पर बाद में आऊंगा, जूही जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कमल मित्रा चिनॉय जी से चलिए, त्यागी जी तो लोहिया जी पर ही अटैक कर रहे हैं। कमल मित्रा चिनॉय जी, राम माधव ने एक बात और आगे कही है कि जब दो जर्मनी एक हो सकते हैं, 2 वियतनाम एक हो सकते हैं, तो हम लोग फिर एक क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि राम माधव जी इतिहास को भूल गए हैं। जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद बांटा गया, फिर दोबारा इकट्ठा हो गया। कई 100 सालों से वो एक ही देश था। वियतनाम को भी फ्रेंच ने विभाजन किया। अमेरिका के साथ जो युद्ध हुआ, उसके बाद वियतनाम फिर से एकजुट हो गया। उनके 1000 साल से युद्ध चल रहे हैं चीन के साथ। तो ये जो उदाहरण माधव जी ने दिए हैं, वो ऐतिहासिक तौर पे उनमें कोई दम नहीं है। फिर रही बात अखंड भारत की, आप सोचिए, जिस बांग्लादेश में 1971, 1972 में लाखों बांग्लादेशी को पाकिस्तानियों ने मारा, क्या कोई अखंड भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हो सकता है? और जैसे आपने कहा, जो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हैं, जो कश्मीर का मामला है, वो इतने उलझे हुए हैं कि अखंड भारत कह के हमें क्या लाभ हो रहा है? लोग सोचेंगे कि भारत चाहता कि वो हमें अपने लपेट में डाल लें। तो मैं नहीं सोचता हूं कि ये उचित समय है। जी, प्रधानमंत्री ने एक पहल की है लाहौर में, उसको कमजोर नहीं करना चाहिए इन बातों से कह के। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मैं आता हूं संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक विषय बताना आवश्यक है कि ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री के लाहौर के दौरे के पहले है, उसके बाद का नहीं है। राम माधव ने यह कहा कि एक इत्तेफाक है, अभी उसका प्रसारण हुआ है। लेकिन जूही सिंह जी, आप लोगों को यह क्यों लग रहा है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? अखंड भारत कोई नया विषय नहीं है जो राम माधव जी ने कहा। पहले भी रेफरेंस इसका आ चुका है कि राम मनोहर लोहिया जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब बयान जारी किया था,
तो लोहिया जी उनके पास अपनी आशंका लेकर गए थे कि ये अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट आरएसएस उठा रहा है उससे हमारे यहाँ मुसलमानों के हृदय में इनसिक्योरिटी आ रही है, हम अपने लोगों को अलग कर रहे हैं। पार्टीशन के वो विरोधी थे। आज इस पूरे इंटरव्यू को आप देखें, राम माधव जी के केवल अखंड भारत की बात नहीं की गई है, इसमें हिंदू राष्ट्र की बात की गई है, इसमें योर ISS माई पहले का उनका बयान था, एक सवाल उनसे पूछा इसमें गया ये भी था। बात की गई है कि पहले नहीं पहले का कितने दिन पहले का बयान था, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत हद तक नकारात्मक तरीके से इफेक्ट कर रही है। एक मिनट आप मेरी बात मुझे कहने दीजिए। आपने कहा थ्योरेटिकल, संबित पात्रा जी ने कहा थ्योरेटिकल, इनके प्रैक्टिकल बयान कैसे आते हैं? घर वापसी, दादरी, दंगा कराना, तरह तरह की इनकी कौन सी वास्तविक स्थिति जो है इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है, जो हमारी माइनॉरिटीज को एलियनेट कर रहे हैं बहुत हद तक। तो जो आप थ्योरेटिकल बात कहते हैं, एक कन्फेडरेशन की बात कहते हैं, तो कुछ सकारात्मक कदम लीजिए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान जाना बहुत अप्रिशिएबल बताया है, वो एफर्ट कर रहे हैं। तो इसको आप एक चुनावी प्रोपेगेंडा और एक नकारात्मक प्रोपेगेंडा न बनाए, मेरा यही कहना है। चलिए संबित पात्रा जी, एक बात और है जो कमल मित्रा चुनाव जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान से रिश्ते सुधर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जिस तरीके से लाहौर में गए, बातचीत की है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, क्या हम उन्हें सशंकित नहीं करेंगे जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश कल को एक हो सकते हैं? जिस तरफ केसी त्यागी ने भी इशारा किया कि इसे एक साम्राज्यवादी हमारी जो सोच है वो झलकेगी। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवक्ता तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो तो ठीक है, मगर ये बाकी लोग सब परेशान पड़े हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसे है। देखिए, आप यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, 27 देशों का जमावड़ा है यूरोपियन यूनियन। क्या उनकी बॉर्डर्स टूट गई? क्या इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हट गए? बिल्कुल नहीं। जो पॉलिटिकल यूनिट है वो तो पॉलिटिकल यूनिट है ही, उसको कोई नहीं चैलेंज कर रहा है। करेंसी एक चल रहा है आज यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन एक कॉन्फेडरेशन के रूप में काम कर रहा है। स्वाभाविक रूप में साउथ ईस्ट एशिया में क्या कॉन्फेडरेशन हो सकता है? लेकिन ये सब अगर चर्चा उदाहरण दे रहे हैं वो थोड़ा इसलिए उसमें सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कि पाकिस्तान का जो भारत के प्रति रवैया रहा है उसको आप उस तरह से नहीं देख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में बाकी देशों का एक दूसरे के प्रति जो रवैया रहा है ये वही पाकिस्तान है। क्या आप इस बात को नकार देंगे कि 26/11 की साजिश पाकिस्तान की जमीन से रची गई? आज भी वहां पर हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, दाऊद इब्राहिम है। इस बात को खारिज कर रहे हैं? देखिए, कोई खारिज नहीं कर रहा है, तभी तो मैं शुरू से कह रहा हूं ये कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो रही है, पॉलिटिकल यूनिट की बात ही नहीं हो रही है। यहां नहीं कहा जा रहा है कि युद्ध करके सबको एक कर देना है या ये सब कंट्री एक हो जाएंगे। अखंड भारत की एक परिकल्पना थी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसके विषय में बात किया। अभी बताया गया कि राम मनोहर लोहिया ने इस पर अपनी चिंतन रखी है। एक चिंतन पर अगर डिस्कशन हो रहा है, क्या हमारी डेमोक्रेसी इतनी कमजोर हो गई है कि चिंतन पर डिस्कशन के ऊपर लेकर इतना बड़ा बवाल मच जाए? जवाब दीजिए प्रेमचंद मिश्रा जी, चिंतन पर चर्चा है, दिक्कत क्या है? ये चिंतन नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों का जुमलेबाजी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो उदाहरण वो वियतनाम और जर्मनी का दे रहे थे, भारत और हिंदुस्तान तो धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, जर्मनी का धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है। और आपकी जो नीयत है, जो बार बार इस सवाल में उठा रहा हूं कि आप जो बयान देते हैं या जो कुछ सगुफा छोड़ते हैं, आखिर मंशा क्या है? आप लाहौर यात्रा को भी बड़ी अचीवमेंट बताते हैं और आप दूसरी तरफ इस तरह का बयान आपके नेता का आता है। आप पाकिस्तान के खिलाफ अभियान देश में चलाते हैं, आप बांग्लादेश शरणार्थियों को घुसपैठ करके उसके खिलाफ आंदोलन बीजेपी और उसके संगठन के लोग करते हैं। तो ये बातें कहना और एक्टिविटी में कुछ और आचरण आना संदेह पैदा करता है। बांग्लादेशी शरणार्थियों, शरणार्थी नहीं, इन्फिल्ट्रेटर। एक मिनट, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में जो शरण लिए हुए हैं उन्हें आप नहीं, हाँ, उनको आप घुसपैठिया कहते हैं। रेफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेशन में फर्क होता है सर। आंदोलन करते हैं ना, ये थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपकी समझ कमजोर है। रेफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर, इसमें फर्क होता है। जो लोग बांग्लादेश से आ गए हैं वो सारे रेफ्यूजी नहीं है, मेजोरिटी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, बिना परमिशन के आए हैं। तो इसको आप सुधार लीजिए जरा। नहीं, ये गलत बात है। इन्फिल्ट्रेशन होता है कि जो आप विद्वान हैं, आप विद्वान हो सकते हैं। विद्वान होने वाली बात नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। मतलब आप शरणार्थी कह रहे हैं जो बांग्लादेश से बिना किसी प्रकार के सिस्टम के अंदर घुस आए हैं, उनको आप बोल रहे हैं वो रेफ्यूजी है। वो रेफ्यूजी कैसे हो सकते हैं? नहीं, सुनिए पहले। अरे सुनिए ना, बताइए ना। बोलिए, आपका स्टैंड क्या रहता है? आप पाकिस्तान के खिलाफ भारत में अभियान चलाते हैं,
आप पाकिस्तान के खिलाफ भारत में पूरे चुनाव में आपके नेता ने कैंपेन चलाया। तो क्या हम मणिशंकर अय्यर बन जाएं? जाते हैं तो काठमांडू में आप हाथ नहीं मिलाते हैं, तो क्या हम मणिशंकर अय्यर बन जाए? बोले हटाओ मोदी को, हटाओ हमको लाओ, ऐसा बोले? नहीं बन सकते आप, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। भगवान ऐसे बनाया भी नहीं हमें 100 जन्म। अरे सुनो भैया, ये दिक्कत आप बनी है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, चलिए बोलिए सुनिए ना। हाँ ठीक है, आप नहीं बन सकते, सुनना भी नहीं है। चलिए आप ये बताइए, शार्क में आप काठमांडू में नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाते हैं, और आप एक नो अखिलेश जी नो, लेट मी फिनिश। और आखिर क्या वजह हो गई कि एकाएक भारत के प्रधानमंत्री लाहौर पहुंच जाते हैं, पहले से गिफ्ट के लिए साड़ी वगैरह लेके यहां से जाते हैं, आप उसको क्लेम करते गए एक यूनिक स्टेप लिया है, जबकि पहले से आपके पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। गोलाबारी सीमा पर बंद कर दिया जी, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका समझ चुका हूं। राकेश सिन्हा जी से मेरा सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बार, ठीक है आपकी बात हो गई, प्रेमचंद मिश्रा ये कह रहे हैं, मैं राकेश सिन्हा जी से आपके सवाल का जवाब लेता हूं कि कथनी और करनी में फर्क क्यों? जो बातें पाकिस्तान को लेकर चुनाव से पहले कहती रही बीजेपी, अब लग रहा है कि उससे बिल्कुल अलग स्टैंड है, और यहां तक राम माधव कह गए कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो सकते हैं, अखंड भारत का सपना संजोने लगे आप लोग। देखिए अखिलेश जी, करंट पॉलिटिक्स और लंबे समय की योजनाओं में अंतर होता है। जो मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस के बीच तूतू में है, इसके कारण पूरी दलीय व्यवस्था को तो हम समाप्त नहीं कर देंगे। उसी प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच अनेक प्रकार की प्रतिद्वंदिता है, अनेक प्रकार के आपस में द्वंद्व हैं। उस द्वंद्व और प्रतिद्वंदिता से बाहर निकलने का जो एक अखंड भारत का कंसेप्ट है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। कमल अभी चिनॉय साहब कह रहे थे कि दोनों जर्मनी सैकड़ों साल से साथ थे। अरे पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा सैकड़ों साल, हजारों साल से था। पाकिस्तान ने आजादी के बाद 1950 में एक पुस्तिका निकाली, उस पुस्तिका को पढ़ लीजिए, 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये 5000 साल कहां से आया? पाकिस्तान तो 47 से बना। तो जो सांस्कृतिक विरासत है, जो प्री इस्लामिक सांस्कृतिक विरासत है, जो सभ्यताई विरासत है, उसके आधार पर एकता स्थापित करने की बात कही जा रही है। और संघ सीधे सांस्कृतिक सभ्यताई अवधारणा मानता है, राजनीतिक अवधारणा नहीं मानता है इसको। नहीं ठीक है, लेकिन आपकी बात को क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मानेगा? और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह भी पहल करेंगे जब वो पाकिस्तान फिर जाएं या बांग्लादेश जाएं कि आपस में हम विलय कर लें? ये एक बड़ा सवाल है, और कहीं इस जो राम माधव का बयान है उसे एक संदेश ना चला जाए कि हमारी विस्तारवादी नीति हो रही है। मैं कमल मित्रा चिनॉय से इस पर टिप्पणी लूंगा, और जूही सिंह जी आपके पास भी आऊंगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं राम माधव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने अखंड भारत की कल्पना की है। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश आने वाले दिनों में एक हो सकता है, जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, इसको लेकर हम तमाम मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की नेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ब्रेक के पहले आप कुछ कहना चाह रही थी मैडम, और मेरा सवाल आपसे यह है, कहीं जानबूझकर इस तरह के बयानात तो नहीं दिए जाते हैं, जैसा कि संबित पात्रा जी ने कहा कि आध्यात्मिक सोच इसके पीछे हो सकती है, माफ कीजिएगा, इसके पीछे सैद्धांतिक सोच हो सकती है, इसलिए तो नहीं कि जो असल मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटा दी जाए। एक लोहिया जी ने किताब लिखी थी गिल्टी मैन ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो संबित पात्रा जी का मैं बयान सुन रही थी, इन्होंने कई शब्दों को इंट्रोड्यूस किया, इन्फिल्ट्रेशन, शरणार्थी, ग्लोबल विलेज, टेक्निकल विलेज, कल्चरल, सांस्कृतिक। अखंड भारत इज अ सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट, आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है। ये सब चीजें इन्होंने कही क्योंकि ये असल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते थे। ये इनके चुनावी जुमले हैं, इनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे करना है, इससे मतलब नहीं। ना ये कोई एफर्ट कर रहे हैं। पहले ये अखंड भारत एक्चुअली अपनी कंट्री को तो बना ले, यहाँ तो माइनॉरिटीज के दिमाग में एक सिक्योरिटी ला दे कि हम भी भारतीय हैं, हम कोई अन्य सेक्शन नहीं है जी। आप चुनाव में कुछ और भाषण देते हैं, आपके हर नेता कोई और भाषण पात्रा जी पहले भारत की अखंडता की चिंता कीजिए। जूही सिंह आपको कह रही पहले भारत की अखंडता की चिंता कीजिए, फिर उस परिकल्पना की तरफ जाइएगा अखंड भारत। संबित पात्रा जी देखिए, जूही करिए, एकदम करिए। आप अपनी माइनॉरिटीज को एक सिक्योरिटी का एहसास भी नहीं दिला पा रहे हैं पात्रा जी। यू आर ट्रिविलाइजिंग एन इम्पोर्टेंट इशू अपने सारे पैनलिस्ट से। जिस तरह से आप कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप सब इश्यूज पे सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। हो गया हो तो मैं आप बता दूं, जवाब गंभीर ही रखा जाए। देखिए, मुझे लगता है जूही जी ने बिल्कुल हो गया है। और आप बताइए, जूही जी से बुलवा लीजिए पूरा। देखिए, पहली बात तो है कि जूही जी ने बहुत ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया। उन्होंने कहा कि भले भारत को ही अखंड रखा जाए,
मैं नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। हिंदुस्तान अखंड ही है और हिंदुस्तान में ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान अखंड है। अगर हिंदुस्तान को खंडित करने का आप लोग सोच रहे हैं कि ये खंडित देश है, ये बिल्कुल नहीं। ये मत मांगिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे देश के लिए माफी चाहिए। और जूही जी, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था, आप कृपया करके सुन लीजिए। जूही जी ने बार बार कहा कि हिंदुस्तान अखंड नहीं है, हिंदुस्तान खंडित है। और ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट के कंसेप्ट को फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज यहाँ सेफ नहीं है, तो क्या ये एक खंडित हिंदुस्तान को प्रपोज करने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या जूही जी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पार्टीशन की बात यहाँ कर रहे हैं कि माइनॉरिटी हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान को पहले अखंड रखा जाए? इसका प्रपोजिशन क्या है? क्या इसका मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या ये है कि हिंदुस्तान पुनः खंडित हो सकता है? ये समाजवादी पार्टी किस प्रकार की चिंताधारा को आगे रख रही है? जूही जी, आप बोलिए, क्या समाजवादी पार्टी की ये सोच है? ये सोच है आप हिंदुस्तान की पुनः पार्टीशन चाहती हैं? आप नहीं, आपने खुद कहा हिंदुस्तान को अखंड रखने का प्रयास किया जाए, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी एक पार्टीशन की ओर इशारा कर रही है। आप क्या इशारा कर रही है? बिल्कुल हो रहा है। नहीं, आप यू वांट अ पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री? नहीं कर रही। नहीं, आपने इशारा किया अभी। आपने कहा कि पहले हिंदुस्तान को अखंड रखा जाए क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मतलब क्या एक दूसरा पार्टीशन हो सकता है? आप क्या ये इशारा कर रही हैं? आपको माफी मांगना चाहिए। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत गलत बात है। बारी से अपनी बात रखिए। बहुत गलत बात कही। जूही सिंह जी, एक मिनट। संबित पात्रा जी, नहीं, ऐसे में कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। एक मिनट, आप ये हिंदुस्तान को बांटने की बात नहीं कर सकते। एक मिनट, बारी से अपनी बातें रखिए और जोड़ने की बात चिनॉय जी। ठीक है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हिंदुस्तान का पुनः पार्टीशन हो। मेरा सवाल अब कमल मित्रा चिनॉय जी से। कमल मित्रा चिनॉय जी, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जरा ये बताइए, जब हम बात करते हैं विदेश नीति की, दूसरे देशों के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंध की, तो उसमें क्या वर्तमान स्थिति का एक बड़ी भूमिका नहीं होनी चाहिए? अगर इस तरह के बयानात हम देंगे या बड़े नेता देंगे, हमारे देश के उस पार्टी से जुड़े नेता जिनकी सरकार है केंद्र में, तो क्या एक संकेत ये नहीं जाएगा कि हमारी विस्तारवादी नीति हो रही है? ये देखिए, दो चीज मैं कहना चाहता हूं, खासतौर पे संबित जी के लिए। एक चीज ये है कि पाकिस्तान में भी, भारत में भी, बांग्लादेश में भी राज्य हैं जो चाहते हैं कि उनके हक बढ़े। हमारे यहाँ उत्तर पूर्व में, खास तौर में नागालैंड, मणिपुर में आतंकवाद रहा है कि उनको आजादी मिले। वो तो खत्म हो गया, मगर वो और हक चाहते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर कराची तक मतभेद हैं। बांग्लादेश में चिटागोंग हिल ट्रैक्स, अवामी लीग के खिलाफ हसीना बेगम, उनकी तनाव है। तो ये कहना कि एक अखंड हम इससे बना सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि यदि बाहर से हम कोशिश करें, सार्क के द्वारा, साफ्ता के द्वारा, तो कुछ उम्मीद थी कुछ हम कर लेंगे, मगर वो भी नहीं कर पाए। ईयू के मुकाबला में साफ्ता और सार्क कुछ नहीं है। तो ना अंदर से हम जोड़ सकते हैं, ना बाहर से हम जोड़ सकते हैं। तो ये अखंड भारत कैसे हो सकता है? और यदि अखंड है, जो उसकी जरूरत यही है कि नाम भारत हो या हिंदुस्तान हो सकता है यदि ये तीनों देश मिल जाए, वो कोई और नाम सोच लें। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारा सोच है, वो जो हमारे पड़ोसी है, उनका भी यही सोच है। राकेश जी, जवाब दीजिए। नीति है ये, गलत इतिहास की गलत समझ है। राकेश सिन्हा जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मैं इतिहास की समझ किसकी गलत है किसकी सही है ये हम निर्णय नहीं करें। मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो लोग बांग्लादेश से अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आते हैं, उनको इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिया न कहा जाए तो क्या उनको रिफ्यूजी कहा जाए? क्या रिफ्यूजी और घुसपैठिए के बीच के अंतर को ये समझ नहीं पा रहे हैं चिनॉय साहब और जूही जी, जो संबित पात्रा से झगड़ा कर रहे हैं? उनको हम आरती उतारे क्या? जहां तक देखिए, एक सांस्कृतिक मिशन है, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। भारत का इतिहास चिनॉय साहब ने पढ़ा होगा, जिसको ग्रेटर इंडिया कहते थे, बृहत्तर भारत। ठीक है, वो संभव आज हम नहीं बना सकते हैं। राष्ट्र का जीवन सैकड़ों सालों में होता है, व्यक्ति का जीवन वर्षों में होता है, और समाज का जीवन
लाखों सालों का होता है। तो समाज और राष्ट्र के जीवन को आप संकीर्ण मत कीजिए। हमारा एक आइडियल है, मैंने कहा ये यूटोपिया भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है। प्रोग्राम होता तो हम कहते ऐसे करेंगे, हमने प्रोग्राम नहीं बनाया। हमने एक सांस्कृतिक मिशन के तौर पे कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इन जगहों पर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाकर हम अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे सब कंटिनेंट में। और भारत के प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश में जब उन्होंने भाषण दिया था, उनके हर पंक्ति पर तालियां क्यों बजती थी? जब जब वो सांस्कृतिक बात कहते थे तो तालियां बजती थी। पाकिस्तान गए, उन्होंने एक जेस्चर दिखाया। तो जो कॉन्फेडरेशन की बात है उसकी तरफ भारत सरकार प्रयास कर रही है। जो सांस्कृतिक मिशन है उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयास कर रहा है। इसमें निराशावाद कहां है? चलिए ठीक है, तो आप पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क तो नहीं रहा ना राकेश जी, कि भारत के मुसलमान भारत में सुरक्षित हैं। अखिलेश जी एक बात और, दुश्मन मुल्क तो नहीं रहा ना राकेश जी, आप मानते हैं ना इस बात को? अखिलेश जी एक बात सुन रही हो, बताइए अखिलेश जी एक बात, एक पंक्ति सिर्फ एक पंक्ति में बता दूं जी। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, जूही जी एक मिनट, राकेश जी को बात खत्म करने दीजिए। हाँ जूही जी सुन लीजिए, एक जूही जी सुन लीजिए। जब चुनाव हो रहा था, अंतिम चुनाव हुआ विभाजन से पहले, तो मुस्लिम लीग को जहां मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में बहुमत नहीं मिला था, जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस के मुसलमानों ने पाकिस्तान पर जोर दिया था। ये तथ्य है, सरदार पटेल ने कहा। चुनाव के परिणाम देख लीजिए, मुस्लिम लीग को कहां बहुमत मिला? संस्कृति उस समय रुक नहीं जाती है। अभी बिहार का भी चुनाव हुआ है। चलिए प्रेमचंद मिश्रा जी, आप प्रेमचंद मिश्रा जी रिलीजन पे जा रहे हैं। एक मिनट, आप प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर सांस्कृतिक तौर पर हम लोग एक होने की बात कह रहे हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस सब कॉन्टिनेंट के जितने मुल्क हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या गलत है? जूही जी आपकी बात हो चुकी है। जूही जी आपने कहा, जूही जी आपने अपनी बात बहुत ही तफसील से विस्तार से रखी है, जरा और भी मेहमानों को बोले दीजिए। जूही जी आप अखंड पाकिस्तान बना लीजिए। समाजवादी पार्टी को तो सिर्फ खंडित बात ही समझ में आती है। समाजवादी पार्टी को तो डूब मरना चाहिए। भैया देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के अलावा समाजवादी पार्टी को जाने की जरूरत नहीं है। और आप मुलायम सिंह यादव की पार्टी देश में विभाजन का सपना देखती है। सेफई में रहते हैं और कहाँ जाएंगे? वो सेफई डेस्टिनेशन है आपका इंडिया। प्रेमचंद मिश्रा जी, यूनियन ऑफ स्टेट्स प्लीज। ठीक है। प्रेमचंद मिश्रा जी, सांस्कृतिक तौर पर अगर इस सब कॉन्टिनेंट के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके देश एक हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने सार्क का गठन ही इसीलिए उद्देश्य से किया था कि हमारे बीच में सांस्कृतिक आर्थिक रिश्ते और मजबूत हों। हम उस स्तर पर कम से कम एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके आपस में शांति सद्भाव से रहें, अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें। आप सार्क को ही और मजबूत करिए ना। लेकिन इस तरह के बयान देकर, अभी आप कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य बड़ा व्यापक है, तो व्यापक उद्देश्य है तो इसी तरह का बयान मुलायम सिंह यादव जी ने भी 5-10 साल पहले दिया था कि भारत पाक एक हो जाना चाहिए, बांग्लादेश को एक हो जाना चाहिए। मुलायम सिंह के बाद लालू जी ने कहा, शरद यादव ने कहा। उस समय बीजेपी ने किस स्तर पर प्रतिक्रिया दी थी और भाजपा के आज के नेताओं का बयान देखिए, दोनों में तो लगता है पता नहीं एक कहां से हृदय परिवर्तन हो गया। ये क्या आखिर हो क्या रहा है? हृदय परिवर्तन हो गया क्या संबित पात्रा जी? तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ समझाइए जरा, प्रेमचंद मिश्रा जी को समझाइए। आप वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आप लोगों का? नहीं तो एक ही साथ दो चीज कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं अखंड भारत का कंसेप्ट तो इनका आरएसएस का बहुत पहले से है, फिर ये कह रहे हैं हृदय परिवर्तन हो गया। अरे जो पहले से है तो परिवर्तित कैसे होगा? और ये तो हर कोई जानता है कि अखंड भारत के विषय में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कब लिखा, इस पे तो विस्तार से अभी राकेश जी ने खुद कहा है। मुलायम सिंह यादव, अभी राकेश जी ने खुद कहा है। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के विषय में जूही जी बोले बात कहा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक होना चाहिए। तो फिर आप कमेंट क्यों कर रहे हैं? जब आप क्या कह रहा बोल रहे हैं खोलना चाहिए, कई बार आए आज अरे जूही जी किया है। आप लोग ऐसा चाहते थे। अब देखिए आप लोग खुद चाहते थे एक हो जाए, जब हम लोग बोल रहे हैं तो आप लोग हमसे लड़ाई कर रहे हैं। मौका आएगा तो बताइए, आप लोग ऐसे चाहते थे और हम सब लड़ाई कर रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, आप उसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे थे? आप उस समय ऐसे ही बयान पर लालू यादव, मुलायम यादव, मैं ये कह रहा हूँ कमल मित्रा चुनाव ने महत्वपूर्ण बात कही है। मैं इसका एक मिनट, ठीक है प्रेमचंद जी, एक मिनट। संबित पात्रा जी, कमल मित्रा चिनॉय ने एक बात कही कि जब आप अखंड भारत की बात कहेंगे तो उसमें भारत ही कैसे फिर होगा? फिर तो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी इस मसले पर बात करनी पड़ेगी ना।
अगर नाम आप अखंड भारत ही रखेंगे कैसे हो पाएगा फिर ये? देखिए राकेश जी ने इसका जवाब थोप नहीं सकते ना, कोई थोप ही नहीं रहा है। राकेश जी ने सही कहा है, ये कोई यूटोपियन कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ना ही ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ही नहीं है तो कौन जाके पूछ रहा है कि कैसे एक होगा करके। यहाँ कॉन्फेडरेशन बनने की बात हो रही है, हमारी विरासत है कितनी लाखों वर्ष की रही है, कैसे आगे बढ़े ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े। मैं तो कह रहा हूँ कि ग्लोबल कंसेप्ट जो ग्लोबल विलेज का टर्म है, ये कोई मैं आज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट पूरे विश्व में आज चल रहा है। लेकिन विश्व इस तरह के बयान दिए जाते हैं कमल मित्रा चिनॉय जी, तो क्या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है कूटनीति के स्तर पर? देखिए, सारे जो हमारे पड़ोसी हैं, जो वहां राजनीतिक दल हैं, सब भारत समर्थक नहीं है। तो काफी ऐसे दल होंगे जिनको डर लगेगा कि भारत उनको खा नहीं जाए, क्योंकि भारत उनसे बड़ा है, उनसे ज्यादा शक्तिमान है, और भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी उन दोनों देशों से बेहतर है। तो इसीलिए जब हम ये दोस्ती और नजदीकी की बात करते हैं, हमें शुरू करना चाहिए सार्क और साफ्ता वगैरह के साथ। और अखंड भारत की बात संविद और राकेश जी कह रहे हैं वो दूर की बात है। पहले ये दोस्ती को मजबूत कर लें, संबंध मजबूत कर लें, इधर आने जाने का काम हो जाए, वीजा मिले, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। चलिए, समय नहीं है राकेश जी, 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। पहले जिस चीज की दरकार है उसको तो कीजिए जो कमल मित्रा चिनॉय कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत का जो सांस्कृतिक मिशन है, उस मिशन के प्रति भारत के लोगों को सचेत होना चाहिए कि हम अपने सांस्कृतिक मिशन को ऐसे ही फैलाएं जो विश्व के लिए लाभदायक होगा, इस महाद्वीप के लिए लाभदायक होगा। आज चिनॉय साहब ये मान रहे हैं कि लंबे समय का मिशन है और ये लाभदायक है। देखिए, आप 50 साल 60 साल की आयु में राष्ट्रों को मत देखिए, आप सैकड़ों साल की दृष्टि से राष्ट्रों को देखिए, उसके अनुसार हम अपना व्यवहार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय नहीं है राकेश जी, बीच में रोक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले में रुकना पड़ेगा, लेकिन हमारी खास पेशकश में जरूर देखिए थोड़ी देर के बाद आज के राज में तैरने वाला टापू।